कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपका एडमिट कार्ड जो है 15 सितंबर से डाउनलोड होगा। शायद कल आयोग के वेबसाइट पे देखा होगा आपने, मैंने भी कहीं देख रहा था उसको। तो 15 सितंबर से आपका एडमिट कार्ड जारी होना है। और जो क्योंकि 21 को एग्ज़ाम है आपका बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही से उसको तैयारी कर ली होगी और लगे होंगे आप अपनी मेहनत पे, क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय में अब अनावश्यक चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आप देखिए करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का भी अगर आपको एडवांटेज मिलता है तो बहुत मायने रखता है बच्चों, ठीक है। हर एक नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कीमती होता है। और क्योंकि कल सैटरडे एंड संडे 2 दिन में क्या करूंगा, आपको करंट अफेयर्स की क्लास करा दूंगा। और कौन सा करंट अफेयर्स कराऊंगा, नया नहीं, क्योंकि नया अगर कराऊंगा तो मैं हो सकता है कि आपको अगस्त, क्योंकि सितंबर ना, जुलाई वाला मंथ इंटरनेशनल लेवल का करा दूंगा। तो सबसे पहला फोकस आपको करना है कि करंट अफेयर्स में क्या करें। देखो सुन लेना, करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आपने मेरी पहले करी हुई है, यानी मैंने आपको पहले करंट अफेयर्स कराए हैं उत्तराखंड के, ठीक है, तो ठीक है, आप रिवीजन कीजिए। किसी केस में अगर किसी छात्र ने उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं की है तो आप क्या करना, प्ले लिस्ट पे जाना। इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, वहां पे एक फोल्डर मिलेगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के आसपास का, ठीक है। तो उसमें 8 या 9 वीडियोस हैं। 8 या 9 वीडियो में एक तो सीरियल से लगभग जनवरी से वो है, और उसमें 1 या 2 वीडियो ऐसी जो कंप्लीटली मतलब क्या है, वो रिवीजन वाली है। यानी उसमें मैंने क्या कराया होगा, आपको रिवाइज कराया होगा। वो रिवाइज कराया था स्पेशली, जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, लोअर पीसीएस का एग्जाम था, अपर पीसीएस का एग्जाम था, इस समय के लिए मैंने उसको रिवाइज कराया हुआ था। तो आप 7 या 8 वीडियोस हैं, अगर आप वो कर पाते हैं या आप उसको कवर कर लेते हैं, मुझे लगता है बच्चों व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए वो इनफ होगा, ठीक है, पर्याप्त आपके लिए है। उतनी चीजें अगर आप करेंगे तो उसमें इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आयोग भी। आयोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है बच्चों, वो सिर्फ क्या करता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आपका कान यहां से न पकड़ के हाथ पीछे से डाल के पकड़ता है। तो इस बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, एग्जाम में जब बैठेंगे, तो बिल्कुल ये सोचना है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है पेपर। अब कई लोग इसका गलत तात्पर्य निकालेंगे, वो ये सोचते हैं कि सर कह रहे हैं कि नॉर्मल है तो वन लाइनर आया, और जिस दिन पेपर आएगा तो सर कहेंगे कि यार ये नॉर्मल था, देखो सर ऐसा आया, ऐसा आया वैसा आया बच्चों। क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, निकलने वाले निकलते हैं। और आपने बीच में पॉडकास्ट में सुना भी होगा, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभी वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक है श्री हिमांशु कफलटिया जी, उनका आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने यही कहा था कि पहले जो बच्चे थे वो जो 90, 92, 93 मार्क्स ले आते थे, वो अभी भी लेके आ रहे, लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया, 10-15 नंबर नीचे लाके 70-75 की रेंज में। और कट ऑफ जो उन्होंने बताई लगभग 65, 70, 60, 65 के आसपास नंबर कट ऑफ। यानी कहने का मतलब स्पष्ट आप लोगों के लिए संदेश था कि आप सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन करके अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल क्रिएट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, किसी परीक्षा में आप प्रतिभाग करते हैं, तो उसके सभी पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर आपको एंगल उसका पता होना चाहिए, तब जाके बच्चों सिलेक्शन होता है। अदरवाइज आप सोचेंगे नहीं भाई मैं वन लाइनर पढ़ूं, वन लाइनर हिंदी पढ़ो। अब हिंदी 20 नंबर की है, उसमें आपका लोकल कल्चर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी लोकल जो हमारे भाषा है स्टेट लेवल पे, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, भाबर क्षेत्र का, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें नॉर्मल से आपका हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी साहित्य भी उसमें पूछी गई है, या इसके अलावा पत्रकारिता से क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र है और सिर्फ क्वेश्चन 20 नंबर है, क्योंकि आयोग भी जानता है हमारे पास जो पैटर्न है बच्चों वो क्या है। आप सीमित क्वेश्चन पूछ रहे हैं 20, यानी 20 नंबर के सिलेबस है उससे ज्यादा, तो आप हर टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछोगे नहीं। तो वो आपका लक, आपका भाग्य तय करेगा कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे हैं उस दिन कौन सा क्वेश्चन वहां पेपर में देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी रखिए, आप ये सोच के कि आपने पढ़ा हुआ है, मेहनत की है, तो आपको कहीं नहीं जाएगा, आपका पढ़ा हुआ आपके ही काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल पे चीजें देखेंगे। तो 15 सितंबर से आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। कई बच्चे कहते सर कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या आएगा। उसके बाद क्योंकि देखिए हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपका एग्जाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम हो अच्छा हो, बेहतर आप वहां पर परफॉर्मेंस करके आए। किसी केस में अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं बच्चों, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 400-500 पदों पे भर्ती आई है, जितने 70-80 हजार बच्चे प्रतिभाग करेंगे सबका हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी से भी तो एडवांस लेवल की मेजोरिटी जो होती है वो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठती है, जब एग्जाम परफॉर्म करके आती है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट सीमित हैं और सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करेगा उसी का चयन होना है। तो आप लोगों के लिए तो एडवांटेज है ही बच्चों। आप लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम देते हैं उसके तुरंत
बाद आपको सेम पैटर्न पे कोई दूसरा एग्जाम मिल जाता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि होता दुख है, अगर हम मेहनत करें, बहुत अच्छी तैयारी करके जाए, लेकिन अगर एग्जाम किसी केस में अगर हमारा सही नहीं होता है तो दुख तो होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण क्या है? आपके पास सेम पैटर्न के नेक्स्ट एग्जाम आ जाते, तो एक बार तैयारी करने की बात है। आपने एक बार बेहतर तरीके से तैयारी करी तो आपका काम वहीं पे बन जाता है, ठीक है। तो आप नेगेटिव मत होना, आप बिल्कुल लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे अपनी जो एनर्जी है बच्चों सकारात्मक दिशा में उसको यूज करना। आप सोचना कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने तैयारी की, तो इसका मैं परिणाम लूं। बिल्कुल 2 घंटे अच्छे से वहां एग्जाम में बिताइए। अगर आपको लगता है कि यार इन 6-7 दिनों में मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं यही सलाह दूंगा, रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग से आपको एक फायदा ये होगा क्योंकि आपका ब्रेन, आपका दिमाग जो होगा चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर आप उत्तराखंड के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अगर नेशनल इंटरनेशनल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, आप कोई अन्य सोर्स से किताबें पढ़ते हैं, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि दिमाग क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाता है, हैंग कर जाएगा, ये आप काम ही नहीं कर पाएगा लास्ट समय में। क्योंकि एक उम्मीद होती है कि यार जो हमने पढ़ा है, और हाँ मैं आपको एक सच्चाई ये भी बता दे रहा हूं, सभी छात्रों को, ऑलमोस्ट सभी छात्रों को ये लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे वो सोच रहा होगा यार मैंने पढ़ा तो था, यार क्या था इसका, क्या था, दिमाग पे जोर डाल रहा होगा, काम ही नहीं कर रहा होगा दिमाग। वो सबके साथ होता है बच्चों, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, किसी दूसरे के साथ होता है। ये सच्चाई है कि अगर हम पढ़ते हैं तो दिमाग में इतना हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। हाँ, जब हमारे सामने चीजें सीमित हो जाती, मैं क्या कह रहा, अभी आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हो सकती हैं, आपने तमाम प्रकार के उत्तराखंड के टॉपिक्स कवर किए होंगे, तमाम प्रकार के तथ्य आपने तैयार किए होंगे, आपने कंप्यूटर के तथ्य तैयार किए, आपने जीएस के तथ्य तैयार किए, आपने हिंदी के तथ्य तैयार किए, आप रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करने में लगे। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो अगर आप खुद पे दिमाग में डालेंगे, यानी आप सोचेंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं याद करने की सोचता हूं। चलो आप जितने छात्र हो, एक बार ईमानदारी से आंखें बंद करके सोचिए, आपने जो कल रात टॉपिक पढ़ा था आपको कितने याद है, मतलब आप कितने याद कर पाते हो। आपने पिछले 2-3 दिन से जो जो पढ़ा, आप सोचिए एक बार दिमाग बंद करके कि आपको कितना याद है। नहीं आएगा दिमाग में, लिमिटेड चीजें आएंगी। जो आपने पढ़ा होगा उसका 5 से 10% भी याद नहीं आ रहा होगा, वो सच्चाई है। लेकिन हाँ, जैसे ही सामने से कोई चीज आपसे पूछेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो नवरत्न थे किसके दरबार में थे, एक नॉर्मल सा बेसिक, तो आपके दिमाग में सीधे क्लिक हो गया, हुआ नहीं क्लिक, हो गया होगा। तो होता क्या है, पेपर हॉल पे जब हम बैठते हैं, हमारे पास सीमित 100 नंबर का पेपर दिखता है, तो हमारा जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां आप बोल सकते हो, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, सारा फोकस किस पे चला जाता है, उन 100 नंबर पे। और हम जितना भी होता है उसके अलावा कुछ फोकस कर ही नहीं पाते। तो हमारा फोकस क्या होता है बच्चों, उन क्वेश्चंस पे होता है। तो हमने पढ़ा होगा तो दिमाग में आ जाएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। आप देखिए, आप जैसे नॉर्मली सोचिए जीएस है, जीएस इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं कुछ भी पूछ दूं आपसे जीएस में, आप सोच अभी आप जीएस में क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप सोचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके से घुमा के पूछ दिया कि साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था, तो आप सीधे दिमाग में बैठा देंगे उसको। अगर आपसे पूछूं कि स्वराज पार्टी के गठन में कौन दिन 2 नेताओं ने प्रमुख रूप से भागीदारी की थी, आप उसको सीधा आंसर बता देंगे, आपको खुद पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि माल्य मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 है, उसमें मुख्यतः क्या प्रावधान किया गया था, आप सीधे बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पढ़ा है। अदरवाइज अगर आपको सोचने को बोलूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आप नहीं सोच पाओगे। ये डर है, ये फेयर है कि यार हम कितना पढ़ते हैं, कितने हमारे दिमाग में, हमारे पास दबाव कितना है, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, हम तमाम प्रकार की चीजों से घिरे रहते हैं। हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं, हम अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिस्थिति में जीते हैं, और हम हर चीज को क्या करते हैं बच्चों, एक अपने 24 घंटे के रूटीन में, एक दिन के रूटीन में हम उसको सोचते हैं कि ये भी कर पाए, इसको भी मैनेज करें, ये भी टाइम दें। तो सब चीजों में ध्यान देने के बावजूद हम ये सोचते हैं कि हमें चीजें सीधे दिमाग में बैठे। ऐसा संभव नहीं है बच्चों। आप धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, देखना आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और मैं तो उम्मीद करता हूं सॉरी, जो आपका एग्जाम है जो 21 सितंबर को, इसी में आपका चयन हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने एक न्यूज और पढ़ी होगी बच्चों, अभी नियमावली चेंज हुई है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, आपका आबकारी है, पुलिस कांस्टेबल है, इन सभी के लिए शायद उम्र सीमा 25 कर दी है। तो इनके लिए समान प्रकार की शारीरिक परीक्षा या अपने आप में एग्जाम होगा, और मे बी ये पॉसिबल है कि ये सभी एग्जाम एक ही साथ भी आने वाले भविष्य में करा दिए जाए कि फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल एक ही भर्ती हो, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाले फॉरेस्ट, ऐसा भी संभव है। ये संभव नहीं भी होगा तो मानक उसने दें आपने चेंज कर लिए, वो भी आप अपडेट हो चुके होंगे। तो बेसिकली मैं यही कहना आपसे यहाँ पे आज आया हूँ कि आप लास्ट के 1 सप्ताह में टोटल फोकस कीजिए रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग पे फोकस करने के बाद जो भी है, मतलब जितना भी आपके समय बचता है, उसके बाद आप क्या करिएगा लास्ट, क्योंकि फिर 2-3 दिन बचते हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप चिल रहिए, माइंड को शांत रखिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत मतलब जल्दी में भी कुछ समय बाद
आरओ की विज्ञापन दोबारा आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आरओ का विज्ञापन एक चर्चा में है और मैं खुद भी क्योंकि शासन स्तर पे हूँ, वहाँ पे मतलब मेरी जॉब वहीं पे, तो मैंने भी पता किया था, तो कह रहे थे कि अध्याचन ऑलमोस्ट अंतिम मतलब स्टेज में है, कुछ उसमें रिजर्वेशन के कुछ मानक हैं, उसमें अध्याचन पे करेक्शन या अध्याचन बनाया जा रहा है, तो उसके बाद आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं लगभग मान के चलिए 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर आरओ का विज्ञापन आना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए। और जो चूंकि अभी भर्ती हुई है, जो कोर्ट केस चल रहा था, उसका भी निस्तारण हो गया, अगर आपको पता होगा, अगर आप अपडेट हैं तो अब एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि नए बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद नए बैच के लिए रास्ता बहुत कम ही है बच्चों वहाँ पे, क्योंकि कई पद वहाँ पे खाली हैं, लोग रिटायर होते रह रहे, तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पे, क्योंकि ये काम जो होता है सेक्शन स्तर से ही होता है, वहाँ पे आरओ और सेक्शन ऑफिसर ये लोग संचालित करते हैं अनुभाग को, तो क्योंकि जैसे ही कार्मिकों की कमी होगी तो नया विज्ञापन गवर्नमेंट के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा आयोग को, तो बहुत जल्दी उसमें भी नया विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं रास्ते आपके लिए खुले हैं। अब तो एक बढ़िया चीज है, दोनों आयोग कैलेंडर दे देते हैं अपना कि यार देखो, पहले के समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन आ गया बच्चों। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, उस समय क्या होता था, एक तो विज्ञापन बहुत देर में आते थे, पता ही नहीं चल पाता था कब आएंगे, परीक्षा कब होगी कुछ पता नहीं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज है, इन लोगों ने कैलेंडर सिस्टम जारी कर दिया है, ठीक है। अब जैसे हमें अभी से ये पता है कि कनिष्ठ सहायक कब और कब एग्जाम उसने प्रस्तावित किया है, तो एक अच्छी बात नहीं है। बताओ, जो पढ़ने वाला होगा, जो तैयारी करने वाला होगा, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करे। उसके अलावा हमें जैसे पता है कि नॉर्मल दूसरा विज्ञापन कब आएगा, अगला एग्जाम कब होगा, हम उसी के आधार पर अपनी क्या कर सकते हैं, रणनीति तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे प्रवक्ता के लिए भी पूछ रहे थे। बच्चों, प्रवक्ता का क्या है, जैसे अभी कुछ समय पहले अध्याचन गया था आयोग को, ठीक है, उसके बाद 1 या 2 बिंदु पे फिर क्वेरी लगी थी, वो कुछ रिजर्वेशन का ही मानक था, उसमें वो बहुत छोटी सी क्वेरी थी, उसको निस्तारित करके मुझे लगता है कि पुनः आयोग को प्रेषित कर दिया, शायद कल या आज प्रेषित हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस माह के एंड तक आपका विज्ञापन प्रकाशित हो जाना चाहिए, क्योंकि आयोग के स्तर से भी लगातार इस पर कार्य किया ही जा रहा है और यहाँ से शासन स्तर से भी अध्याचन दोबारा प्रेषित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अंतिम स्टेज में था, शायद कल भेज दिया हो या आज भेज दें, तो मे भी आपका मान के चलिए सितंबर एंड तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आपके पास विकल्प हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की नियमावली आपकी बदल गई है, मतलब आपके जो एज क्राइटेरिया वगैरह रखा है, तो अब वो 28 से 25 कर दिया, कहीं आपका अब 22 से 25 कर दिया। तो ये इस पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन भी अब शायद आ जाए, क्योंकि उसकी नियमावली बदल दी गई है। तो आबकारी की भी संभवतः दोबारा आए। पुलिस कांस्टेबल तो अभी चल ही रही है प्रक्रिया, उसमें अभी भर्ती हुई नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे ये बता कि 35 साल दारोगा की उम्र होगी है, एसआई उत्तराखंड में भी उसका भी नया बैच यहाँ पे कुछ समय बाद आ जाए। पटवारी बीपीडीओ वीडियो आपके पास एग्जाम है ही, कनिष्ठ सहायक के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया। 2026 में लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ इनके विज्ञापन आपको फिर देखने को मिलेंगे, मतलब 2026 में एग्जाम देखने को मिलेंगे इनके, आप उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो जब विकल्प है तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आप लगे रहिए, आप मेहनत कीजिए। कल करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपको, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।